विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। राजनीति विज्ञान बीए प्रथम वर्ष, और आज एक नए बिंदु के रूप में हम जो है विधि शासन की अवधारणा या विधि का शासन जो है उसको समझने का प्रयास करेंगे। द रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। द रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। विधि शासन की अवधारणा, विधि का अर्थ है कानून, कानून का शासन। हालांकि पिछले जो दो बिंदु हमने चर्चा किए थे, लोकतंत्र, संविधानवाद और कुछ मायने में अधिनायकवाद, इन बिंदुओं में बार बार एक शब्द का जिक्र हमने किया था, विधि का शासन, द रूल ऑफ लॉ। और लोकतंत्र में और सीमित शासन की, सीमित शक्तियों वाले शासन की अवधारणा के रूप में हमने संविधानवादी अवधारणा का जिक्र यहाँ पर किया था। और संविधानवाद में जिस सीमित शक्ति के शासन की कल्पना की गई है, वह सीमित शक्ति का शासन, उसका जो मूल आधार है वह रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है। क्योंकि जब शासक वर्ग की सत्ता, शासक वर्ग की शक्तियाँ जो अपने आप में सीमित होती हैं, अर्थात विधि द्वारा मर्यादित होती हैं, उसकी इच्छा पर आधारित नहीं होती हैं, या यूँ कहें कि शासक का प्रत्येक कार्य विधि पर आधारित होता है, ऐसी स्थिति में वह विधि शासन कहलाता है या कानून का शासन कहलाता है। शासक वर्ग की इच्छा का शासन न होकर के विधि पर आधारित, कानून पर आधारित शासन, विधि शासन की जो अवधारणा है, यद्यपि जैसा कि प्रारंभ की कक्षाओं में हमने जिक्र किया था कि राजनीतिक विज्ञान या राजशास्त्र की दो धाराओं का विकास हुआ है आधुनिक युग में। आधुनिक युग में एक पश्चिमी राजशास्त्र की धारा है, या एक जो स्ट्रीम है, करीब 2800 से लेकर के 3000 साल के आसपास तक का उनका राजनीतिक इतिहास है। 2600, 2700, 2800 साल का राजनीतिक इतिहास है। और जहाँ तक भारतीय चिंतन, राजनीतिक चिंतन की परंपरा का विकास हुआ है, ये हजारों हजार साल पुरानी अति प्राचीन विचारधारा है। तो आधुनिक युग में या आधुनिक राजशास्त्र में जो हम विधि शासन की अवधारणा का जिक्र करते हैं, यद्यपि आधुनिक विद्वान इसे पश्चिम की अवधारणा मानते हैं, और एक बहुत बड़े विद्वान हुए विधि शास्त्र के विद्वान हुए, और प्रोफेसर डाइसी, जिनके अनुसार, या यूँ कहें कि विधि शासन की अवधारणा का प्रणेता ब्रिटेन में प्रोफेसर डाइसी को माना गया, जो कोई विशेष लंबा समय जो है इस अवधारणा को लिए नहीं हुआ। अर्थात आधुनिक समय में विधि शासन की अवधारणा का अगर हम ऐतिहासिक उद्भव देखें तो ज़्यादा पुराना नहीं है, और 17वीं शताब्दी के आसपास विधि शासन की अवधारणा का विकास ब्रिटेन में प्रोफेसर डाइसी के द्वारा यहाँ पर किया गया। लेकिन अगर हम भारतीय राजनीतिक चिंतन की परंपरा का इतिहास जानने की कोशिश करें तो यद्यपि रूल ऑफ लॉ शब्द का प्रयोग तो भारतीय राजनीतिक चिंतन परंपरा के ग्रंथों में नहीं मिलता है, लेकिन अगर सार रूप में देखा जाए तो विधि शासन की पर्याप्त जो स्थितियाँ भारतीय राजशास्त्र में दिखाई देती है, अति प्राचीन राजशास्त्र में भी दिखाई देती है। अगर हम मनुस्मृति का जिक्र करें, अगर हम आचार्य शुक्र या आचार्य कौटिल्य का जिक्र करें, उससे भी पूर्व नारद संहिता और याज्ञवल्क्य स्मृति का अगर हम जिक्र करें, या महाकाव्य काल में रामायण महाभारत में जो राजनीतिक चिंतन है उसका अगर जिक्र करें, तो निश्चित रूप से यहाँ पर राजा पर विधि शासन की अवधारणा आरोपित की गई है। राजा स्वेच्छाचारी नहीं है, उसे देवीय विधान के अधीन कार्य करना होगा, अर्थात देवीय दंड, देवीय विधान। और निश्चित रूप से आज की विधि शासन अवधारणा इस रूप में प्राचीन भारतीय राजशास्त्र में एक विकसित परंपरा के रूप में दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर हम उद्भव और विकास के रूप में केवल पश्चिमी राजशास्त्र में विधि शासन अवधारणा का जो चिंतन है उसका विचार यहाँ पर हम करेंगे। तो जहाँ तक उद्भव और विकास का प्रश्न है, उद्भव और विकास, उद्भव एवं विकास, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, विधि शासन की अवधारणा। जैसा कि हम कह रहे हैं कि वर्तमान समय में पश्चिमी युग की अवधारणा इसको माना गया है, पश्चिम राजशास्त्र की देन इसको माना गया है।
विधि का शासन आधुनिक युग में लोकप्रिय विचारधारा संविधानवाद की एक प्रमुख और आधारभूत अवधारणा है। पूर्व में भी हम जिक्र कर चुके हैं कि संविधानवाद, विधि शासन और लोकतंत्र को पृथक नहीं किया जा सकता और एक पीक पॉइंट पर तीनों अपने आप में मिले हुए होते हैं। वस्तुतः राजनीतिक चिंतन के इतिहास में विधि के शासन का विचार उतना ही पुराना है जितनी कि ये मान्यता कि सभी प्रकार के शासन अपने आप में एक साधन मात्र होते हैं और उनका अंतिम साध्य होता है प्रजा जन अर्थात जनहित में वृद्धि करना। इस उद्देश्य की प्राप्ति तब की जा सकती है जब शासन की शक्ति पर विधि का नियंत्रण हो, अर्थात शासन विधि के अनुसार किया जावे। शासन विधि के अनुसार किया जावे। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में विधि शासन की अवधारणा की शुरुआत प्राचीन यूनान से दिखाई पड़ती है और शुक्रात ने विधि शासन को सार्वजनिक जीवन का ऐसा सर्वोच्च एवं सर्वोत्तम सिद्धांत माना जिसका कोई विकल्प संभव नहीं था। उसने विधि की पालना के लिए निर्दोष होते हुए भी मृत्यु का स्वागत किया। सुकरात से पहले सोफिस्ट विचारकों का मत था कि कानून कृत्रिम, काल्पनिक एवं अमूर्त होते हैं और उनके आधार पर सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित नहीं चलाया जा सकता, किंतु शुक्रात ने विधि को प्राकृतिक और देवीय आदेश के रूप में स्वीकारा तथा इसे शासक और शासितों के बीच एक अटल समझौते के रूप में स्वीकार किया जो दोनों पक्षों पर समान रूप से लागू होता है और कोई भी पक्ष उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। अर्थात जितनी मर्यादा शासितों पर होंगी उतनी ही मर्यादा शासक पर भी होंगी। यद्यपि शुक्रात ने विधि पालन के लिए स्वयं के जीवन का बलिदान उचित समझा, किंतु इस घटना ने उसके प्रिय शिष्य प्लेटो में विधि के शासन के प्रति घृणा उत्पन्न की और उसने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में विधि के शासन के स्थान पर विवेक अर्थात दार्शनिक शासन की अवधारणा को प्रस्तुत किया, किंतु व्यवहार में उसने अनुभव किया कि वास्तविक जगत में ऐसा सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक शासन न तो उपलब्ध ही है और न ही प्रशिक्षण द्वारा उसका निर्माण किया जा सकता है। प्लेटो ने दार्शनिक शासक के रूप में एक ऐसे शासन की कल्पना की थी जो सभी प्रकार के मानवीय दुर्गुणों से ऊपर उठा हुआ होगा। किसी भी प्रकार की मानवीय दुर्बलता या किसी भी प्रकार के मनुष्य के जो आवेग है उनका प्रबलन जो उसमें नहीं पाया जाएगा। ऐसा जो विजडम वाइजरी जो शासक होगा वह सर्वोत्तम दार्शनिक शासक होगा और उसके लिए वह एक बहुत बड़ा पाठ्यक्रम भी तैयार करता है और उसके उम्र के करीब 50 वर्ष तक वह उसे प्रशिक्षित करना चाहता है। जन्म से लेकर के 50 वर्षों तक वह प्रशिक्षण उसको देना चाहता है, उसके बाद उसे राज सत्ता सौंप देना चाहता है। ऐसा विवेक और पर आधारित शासक वह तैयार करना चाहता है। लेकिन उसके बाद भी प्लेटो को ये भय है कि कुछ मानवीय अवगुण या दुर्गुण कह सकते हैं जो ऐसे हैं कि उसे पुनः पथभ्रष्ट कर सकते हैं। उसे अब भी विश्वास नहीं है कि 50 वर्षों तक प्रशिक्षित करने के बाद भी उसका दार्शनिक शासक निर्लिप्त हो जाएगा, निष्काम हो जाएगा। लेकिन इसके लिए वह परिवार, संपत्ति और स्त्री से पूर्णतः पृथक जो है उस शासक को कर देना चाहता है। लेकिन जो विधि शासन का जो विकल्प वह दार्शनिक शासक में ढूंढता है वह पूर्ण रूप से उसे यहाँ दिखाई नहीं देता है। उसने अपने अंतिम ग्रंथ द लॉज में विधि शासन की अवधारणा को स्वीकार लिया है। यही कारण था कि वह अपने दार्शनिक शासक के हाथ में शासन देकर के पूर्णतः निश्चित नहीं हो सकता था। और प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने अपने गुरु के इस व्यावहारिक अनुभव को अपने राजनीतिक चिंतन का आधार बनाया और उसने अति उत्साह के साथ विधि शासन की अवधारणा को प्रस्तुत किया। संभवतः इसी कारण पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में विधि शासन के अवधारणा का वास्तविक रूप प्रारंभ में अरस्तु के चिंतन में जाता है। अरस्तु के चिंतन में जाता है। सेबाइन के अनुसार अरस्तु प्रारंभ से ही इस विचार को प्रस्तुत करता है कि एक आदर्श राज्य में अंतिम प्रभु विधि को ही होना चाहिए, किसी व्यक्ति को नहीं। और यही निश्चित रूप से विधि शासन की अवधारणा का मूलभूत व्यवहारिक और आदर्शात्मक तत्व है। इस प्रकार प्लेटो के तुलना में अरस्तु सदैव ही मानता है कि व्यक्ति, फिर चाहे वह दार्शनिक ही हो, के स्थान पर विधि का शासन सर्वोत्तम होता है। तो अरस्तु जो है इसके प्रारंभिक प्रणेता पश्चिमी जगत में माने जाते हैं। प्राचीन यूनान के बाद रोमन साम्राज्य में भी विधि शासन की अवधारणा का विकास किया। रोमन सम्राट जस्टिनियन
ने 6ठी शताब्दी में रोमन विधि शास्त्रियों की मदद से तत्कालीन रोमन साम्राज्य की विभिन्न विधियों का संहिताकरण किया, कोडिफिकेशन किया और जस्टिनियन विधि संहिता, कोड ऑफ जस्टिनियन के नाम से उसे प्रसिद्धि प्राप्त हुई। मध्य युग में यूरोप में संत थॉमस एक्विनास विधि चिंतन या विधि शासन के विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया और आधुनिक युग में मैकियावेली और हॉब्स ने विधि के शासन को स्वीकारा, किंतु उन्होंने विधि की व्याख्या इस प्रकार की कि वह एक निरंकुश और सर्वाधिकारवादी राज्य की स्थापना करती है। वास्तव में ये स्थिति विधि शासन की मूल मान्यता के विपरीत है, जैसा कि मैकियावेली और हॉब्स ने प्रस्तुत किया। आधुनिक युग में विधि शासन की अवधारणा के समर्थकों में जॉन लॉक सर्वप्रमुख नाम है। उन्होंने विधि को एक ऐसी मर्यादा के रूप में स्वीकारा जो शासक और शासित को नियंत्रित करती है और व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करती है। लॉक कहते हैं कि जहाँ विधि समाप्त होती है वहाँ से अत्याचार प्रारंभ हो जाता है। जहाँ विधि समाप्त होती है वहाँ पर अत्याचार प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जब शासक वर्ग के लिए कोई मर्यादा नहीं होती है तो निश्चित रूप से उसमें मानवीय गुण पुनर्बलित हो जाते, अवगुण पुनर्बलित हो जाते हैं और वह उनके आधार पर निरंकुश प्रयोग करने लगता है। निरंकुश सत्ता का प्रयोग जैसे ही प्रारंभ हुआ और शासन में अत्याचार और अनाचार का प्रवेश हो जाता है। इस प्रकार विधि शासन की मूल भावना ऐसे सीमित शासन की स्थापना के समर्थक हैं जो व्यक्ति के हितों के विपरीत नहीं हो। अर्थात विधि शासन की अवधारणा सभी प्रकार के निरंकुश, सर्वाधिकारवादी और अत्याचारपूर्ण शासनों के विरोध की अवधारणा है और यही वह केंद्रीय विचार है जिस पर उदारवादी विचारधारा और संविधानवादी विचारधारा खड़ी हुई है। आधुनिक युग में विधि शासन की अवधारणा का ब्रिटिश संविधान एवं राज्य व्यवस्था से विशेष संबंध स्वीकारा जाता है और इसके विकास में जॉन लॉक के उपयुक्त विचारों का विशिष्ट योगदान रहा। तो यूनान में सबसे पहले अरस्तु प्रारंभिक प्रणेता इसके माने जाते हैं और अरस्तु के बाद मुख्य जो विचारक इसके रहे जॉन लॉक हैं। और ये तो यूनान की बात हो गई। और रोमन में जस्टिनियन जो संहिता बनी, या यूँ कहें कि जस्टिनियन संहिता के माध्यम से विधि शासन को स्वीकारनीय बनाने का प्रयास किया गया। यहाँ पर मैकियावेली, हॉब्स और भी अन्य कई विद्वानों के नाम लिए जा सकते हैं। थॉमस एक्विनास भी जो हैं, थॉमस एक्विनास भी महत्वपूर्ण नाम इसमें है। थॉमस एक्विनास भी महत्वपूर्ण नाम है। तो ये इसके प्रारंभिक प्रणेता है और उससे आगे जो आधुनिक नाम जो निकल के आएगा वो प्रोफेसर डाइसी का आएगा और इसका मुख्य संबंध जो है ब्रिटिश संविधान से माना गया। मुख्य संबंध ब्रिटिश संविधान से। ये अति आधुनिक विचार और विचारक कहे जा सकते हैं और विधि शासन के आधुनिक प्रणेता भी कहे जा सकते हैं। विधि शासन, तो ये पश्चिमी दर्शन में विधि शासन की अवधारणा का उद्भव और एक छोटा सा एक हिस्टोरिकल ब्रीफ इस पर अपन कह सकते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि पश्चिमी जगत में भी विधि को शासन का आधार मानने की एक लंबी परंपरा रही और आधुनिक उदारवाद की उत्पत्ति और विकास में इस परंपरा का महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रसंग में प्राचीन भारत की ऐसी परंपरा का उल्लेख करना उचित होता है। बृहस्पति, भीष्म, शुक्र, मनु, कौटिल्य आदि प्राचीन भारतीय राजशास्त्रियों ने इस राजनीतिक विचार को स्वीकारा है कि राजा जो देवांश होता है किंतु उसकी शक्ति आदि पर कई सारे अधिबंधन होते हैं। शुक्र ने राजा को युग निर्माता कहा किंतु उसकी शक्ति पर सदैव प्रजाहित की मर्यादा और बंधन को स्वीकार किया। इसीलिए शुक्र राजा को राजभृत्य या राष्ट्र सेवक कहता है, राष्ट्रभृत्य कहता है। उसका मत है कि जो राजा स्वेच्छाचारी ढंग से शासन करता है वह देवांश या मानवांश नहीं होता है अपितु राक्षसांश होता है और ऐसे शासक को पदच्युत किया जाना उचित होता है। प्राचीन भारत में वेद, स्मृति और सदाचार को राजनीतिक संविधान और नैतिक विधि का दर्जा प्राप्त था और वे विधि के प्रमुख स्रोत थे। राजा की शक्ति इनके द्वारा नियंत्रित होती थी। शुक्र, कौटिल्य जैसे कुछ राजशास्त्रियों ने राजा को विधि यानी राजाज्ञा बनाने का अधिकार तो दिया
किंतु इस शर्त के साथ कि इस प्रकार की विधि को सदैव ही त्रयी समृति सदाचार की मर्यादा के अनुरूप होना चाहिए। इस प्रकार प्राचीन भारतीय राजशास्त्र में विधि शासन की मान्यताएं दिखाई पड़ती है। शासन का आधार विधि है, शासक की शक्ति विधि द्वारा सीमित है और शासन का उद्देश्य प्रजाहित की रक्षा और वृद्धि है। ये वास्तव में विधि शासन के मूल मान्यताएं हैं, विधि शासन के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स इनको कहा जा सकता है। इसी प्रकार प्राचीन चीन में भी इसको स्वीकार करते हुए कन्फ्यूशियस जो हैं उसको स्वीकार किया जा सकता है, उसके विचारों को, और उसके अनुसार सदैव ही नैतिकता और परंपराओं का पालन करते हुए विधि बनाने का अधिकार राजा को लोक कल्याण, औचित्य, अनुष्ठान आदि के सिद्धांत के अनुसार करना चाहिए। इस संबंध में कन्फ्यूशियस का प्रसिद्ध कथन है कि अन्यायपूर्ण शासन शेर से भी अधिक भयानक होता है। तो ये विधि शासन के जो अवधारणा है, या यूँ कहें कि विधि शासन का जो उद्भव है वो विश्व के मुख्य परंपराओं में, मुख्य राजनीतिक चिंतन के परंपराओं में इस रूप में दिखाई पड़ता है। इसके बाद अगर हम जिक्र करें तो वो है विधि शासन का अर्थ। विधि शासन का अर्थ, विधि शासन का अर्थ, विधि शासन का अर्थ उपरोक्त विवरण में हमने यथासंभव इसको स्पष्ट करने का भी प्रयास किया है। क्योंकि शासक राज्य अपने आप में संप्रभु हैसियत धारण करता है, और चूँकि राज्य अमूर्त परिकल्पना है और मूर्त व्यवस्था के रूप में जो शासक होता है, शासक वर्ग होता है, राजा होता है, किसी भी नाम से किसी भी तरीके से वो उस पद पे आने का हो सकता है, लेकिन वह उस राज्य की संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करता, या यूँ कहें कि व्यवहारिक निकाय होता है। राज्य तो अमूर्त परिकल्पना के रूप में, अमूर्त स्वरूप के रूप में जो है संप्रभुता धारण करता है, लेकिन उस संप्रभुता का प्रयोग करता निकाय शासन होता है, सरकार होती है, राजा होता है। अब प्रश्न यह है कि असीमित शक्तियां संप्रभुता की जब वह शासक प्रयोग में लाता है, तो कहीं न कहीं, क्योंकि शासक भी स्वयं अपने आप में एक मनुष्य हैं, और कहीं न कहीं वह स्वेच्छाचारितापूर्ण आचरण अगर करना प्रारंभ कर देता है तो उस पर किसी भी प्रकार का अधिबंधन नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि वह संप्रभु हैसियत में कार्य करता है। और जब ये आचरण बढ़ने लगता है, अति इसकी होती है, जैसा कि अभी अभी हमने कन्फ्यूशियस से चीनी विचारक का जो स्टेटमेंट शेयर किया था, उसमें यही बात थी कि अन्याय जो शासक हैं वो अन्यायपूर्ण शासक जो है शेर से भी अधिक भयानक होता है। तो यहाँ पर अन्यायपूर्ण का अर्थ शासक वर्ग द्वारा, राजा द्वारा स्वेच्छाचारी शक्तियों का प्रयोग करना है। तो जहाँ राजा की शक्तियाँ, शासक की शक्तियाँ, सरकार की शक्तियाँ सीमित करनी हो, या यूँ कहें कि उसके अधिकारों पर इस प्रकार के अधिबंधन लगे हों कि वह मनमाना और अनियंत्रित प्रयोग न कर सकें, यही विधि शासन की अवधारणा है, जिसको हमने संविधानवाद में सीमित शक्तियों के शासन के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया था। शासक वर्ग सर्वशक्तिमान होते हुए भी उस शक्ति का अपने इच्छानुसार आचरण नहीं करें, उस शक्ति का इच्छानुसार प्रयोग नहीं करें, वह विधि की मर्यादा में आस्था रखते हुए जो है अपने अधिकारों का प्रयोग करें, उसी के अनुरूप आदेश देने का प्रयास करें। इसका जो सरल और सामान्य अर्थ है वो ये है कि शासन का आधार विधि को होना चाहिए, शासक की इच्छा को नहीं। अर्थात शासन का निर्माण विधि के अनुसार होना चाहिए, शासन की शक्तियां विधि द्वारा निश्चित की जानी चाहिए, और इन शक्तियों का प्रयोग भी विधि के अनुसार ही किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि इस अवधारणा में विधि को एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्वीकारा गया है जो शासन की स्वेच्छाचारी शक्ति को नियंत्रित करके उसे औचित्य पूर्णता प्रदान करती है और उसे सत्ता में बदल देती हैं। विधि का शासन की अवधारणा आधुनिक उदारवादी राजनीतिक विचारधारा का आधारभूत सिद्धांत है। इस अवधारणा का राजनीतिक इतिहास के इस यथार्थवादी निष्कर्ष को स्वीकारना है कि सर्वोत्तम व्यक्ति का शासन भी अंत में स्वेच्छाचारी शासन में तब्दील हो सकता है, और इसलिए व्यक्ति के शासन के स्थान पर विधि का शासन ही स्थापित किया जाना चाहिए। शासन की शक्तियों का प्रयोग विधि द्वारा मर्यादित होगा और शासित वर्ग शासक की व्यक्तिगत इच्छा का शिकार नहीं होगा। ये तीन तथ्यों पर बल देती हैं। विधि सर्वोच्च होती हैं, विधि
सर्वोच्च होती हैं। विधि सबके लिए समान होती हैं। विधि सबके लिए विधि सर्वोच्च है। कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून के सामने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति बराबर है। विधि सबके लिए समान है। विधि अपने आप में एक व्यक्ति के बीच में कोई अंतर नहीं करती है। और तीसरा, शासन की शक्तियां सीमित होती हैं। अब शासन की शक्तियां सीमित होती हैं, तो सीमित बनाए रखने के क्या क्या उपक्रम किए जा सकते हैं वो बातें यहाँ पर उसमें दिखाई देंगी। शासक और शासित दोनों के आचरण को नियंत्रित किया जाएगा। शासन की शक्ति सीमित होती है, इसका अर्थ ये है कि दोनों के आचरण को नियंत्रित किया जाए। दोनों के आचरण को नियंत्रित किया जाए। शासक और शासित के बीच जो संबंधों की व्याख्या है वो विधि पर आधारित है और दोनों के आचरण को उसको मर्यादित करने का काम विधि कर रही है। किसी भी पक्ष को अनियंत्रित आचरण या अमर्यादित आचरण करने की स्वतंत्रता नहीं देती है। और अगर कोई समूह ऐसा करता है तो न्यायालय द्वारा जो अनुमत सिद्धांत हैं, न्यायालय द्वारा अनुमत सिद्धांत हैं वह मान्य होगा, वही मान्य और लागू किया जाएगा। मान्य भी वही होगा और लागू भी वही किया जाएगा। और इस रूप में दोनों पक्षों की शक्तियों पर न्यायिक अधिबंधन लागू हो गया अगर वह अपने आचरण को अमर्यादित करते हैं या असीमित शक्ति का प्रयोग करते हैं। विधि अपनी प्रकृति से सामान्य होती है, अतः शासक और शासित दोनों पर ही समान रूप से लागू होती हैं। विधि के शासन की अवधारणा असीमित शक्ति वाले शासन के स्थान पर सीमित शक्ति वाले शासन के विचार को स्वीकारती है और इसलिए नियंत्रित कार्यपालिका के सिद्धांत को मानती हैं। वस्तुतः इस नियंत्रित कार्यपालिका के सिद्धांत का ही विकास उत्तरदायी शासन के रूप में दिखाई पड़ता है। अगर ये सारे तरीके, सारी व्यवस्थाएं, सारी विशेषताएं कोई शासन लागू करता है तो वह निश्चित रूप से नियंत्रित कार्यपालिका का उदाहरण है। नियंत्रित कार्यपालिका, और जो नियंत्रित कार्यपालिका होंगी वही उत्तरदायी होंगी, वही उत्तरदायी शासन होगा। और ये चीज़ हमें कहाँ दिखाई देंगी? संविधानवाद में। संविधानवाद में। और संविधानवाद कहाँ दिखाई देगा? लोकतंत्र में। तो ये अपने आप में वाइसो वर्सा चीज़ें हैं, आप इनको लागू कर सकते हैं। इसी रूप में हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि विधि का शासन, संविधानवाद, लोकतंत्र। जहाँ लोकतंत्र होगा उसका आधार संविधानवाद होगा और जहाँ संविधानवाद होगा उसका आधार विधि शासन होगा, क्योंकि सीमित शासन निश्चित रूप से विधि शासन को स्वीकार करके ही बनाया जा सकता है। संविधानवाद निश्चित रूप से विधि शासन के बिना चलाया नहीं जा सकता है। तो ये जो है विधि की समानता, विधि की सर्वोच्चता और सीमित शक्तियां होना या न्यायालय के उपक्रम द्वारा, न्यायालय के अनुमत होने पर उसको वापस लागू कर दिया जाना, ये जो है महत्वपूर्ण चरण विधि शासन के हैं। इसके बाद में विशेषताएं, विधि शासन की विशेषताएं। तीसरा बिंदु, विधि शासन की विशेषता। विधि शासन की विशेषताएं। इन्हीं बातों को यहाँ पर विशेषताओं के रूप में हम एक एक करके इन बातों का जिक्र हम करेंगे। आधुनिक युग में, जैसा कि हम बार बार कह रहे थे कि विधि शासन की अवधारणा का सर्वोत्तम विकास ब्रिटेन के संवैधानिक इतिहास में दिखाई पड़ता है। ब्रिटेन के संविधान का आधारभूत दर्शन ही विधि का शासन है और आधुनिक विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक राज्यों में ब्रिटेन के संविधान से ही इस अवधारणा को स्वीकार किया गया है और हमारे भारतीय संविधान में भी इस बात को मौलिक रूप से स्वीकार किया गया है। और विधि शासन को स्थापित करने का प्रयास, यूँ कहें कि विधि शासन की अवधारणा भारतीय संविधान की भी मूलभूत विशेषताओं में से कह सकते हैं। प्रोफेसर डाइसी ने अपने ग्रंथ इंट्रोडक्शन
टू द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक में विधि शासन की विशेषताओं का जिक्र किया है, इसको परिभाषित करने का प्रयास भी किया है और गंभीर विवेचन इनका इस पुस्तक में है। 3 प्रमुख विशेषताएं, जैसा कि यहाँ पर हम अर्थ में डिस्कस किया था। सबसे पहले विधि की सर्वोच्चता या विधि का सर्वोपरि होना, विधि की सर्वोच्चता या विधि का सर्वोपरि होना। विधि शासन की महत्वपूर्ण मान्यता है कि शासन व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान विधि को प्राप्त होता है, शासन की सत्ता का प्रयोग करने वाले किसी शासक या अधिकारी को नहीं। और इस मान्यता के अनुसार शासक को हमेशा ही अपना कार्य विधि पर आधारित करना पड़ेगा। मनमाने आचरण के आधार पर वह आदेश नहीं दे सकता है, स्वेच्छाचारी आचरण वह नहीं कर सकता है। और विधि की सर्वोच्चता के सिद्धांत की व्याख्या व्यवहारिक रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में 2 तरीके से की जा सकती है। पहला, शासक अथवा अधिकारीगण मनमाने तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार उनको नहीं है, अर्थात विवेकी शक्तियां जहां प्रयोग में लाई जाती हों वह विधि शासन नहीं हो सकता है। जहां अधिकारीगण विवेकी शक्तियां प्रयोग में लाते हों वह विधि शासन नहीं हो सकता है। उन्हें केवल विधि द्वारा निर्धारित शक्तियां ही प्राप्त होती हैं और विधि की सीमाओं के अंतर्गत ही उसका प्रयोग उनको करना चाहिए। दूसरा, अधिकारी वर्ग जब तक किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं कर सकता जब तक कि देश की सामान्य विधि ने न्यायालय की प्रक्रिया पूर्ण हुए बिना उसको सिद्ध दोष अपराधी नहीं करार दे दिया हो। या यूँ कहें कि मनमाने ढंग से अपने विवेक से कोई अधिकारीगण किसी व्यक्ति को दंड नहीं दे सकते जब तक कि विधि की प्रक्रिया का पूर्ण पालन नहीं कर लिया गया हो। और विधि की प्रक्रिया का पालन करने का अर्थ यही है कि उसे न्यायालय के सामने लाया जाएगा, न्यायालय में उसका ट्रायल होगा और अंडर ट्रायल होने पर जितने भी प्रावधान उसको पूरे करने पड़ेंगे, जितने भी स्टेप्स न्यायालय को करने होंगे, उसके बाद में अगर उसे सिद्ध दोष करार दिया जाता है तो उसे दंडित किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। और उस पर ऐसा आरोप सामान्य विधि की प्रक्रिया द्वारा सिद्ध हो गया हो। तो विधि की सर्वोच्चता के 2 मायने हैं। अधिकारियों को विवेकी शक्तियों का प्रयोग नहीं होगा, अधिकारियों और शासक स्वयं भी इसमें हो सकता है को विवेकाधिकार नहीं होगा, विवेकाधिकार नहीं, अपने विवेक से वे कोई कार्य नहीं करेंगे, विधि के अनुसार कार्य करेंगे। और विधि की प्रक्रिया का पालन, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की प्रक्रिया का पालन करने के उपरांत ही किसी को दंड दिया जा सकता है, किसी को दंड दिया जा सकता है। मनमाने तरीके से दंड नहीं दिया जा सकता है, विधि की प्रक्रिया। और विधि सभी के लिए समान विधि और समान न्यायालय, दूसरी जो विशेषता है समान विधि और समान न्यायालय। इस विशेषता पर चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।